न्यूज सच। नमस्कार, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। जॉन सीना को सबक सिखाने के लिए ऐसे वापसी कर सकते हैं रैंडी ऑर्टन। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए, अमेरिका में इजराइल राजनयिकों की हत्या पर बोला भारत। एक खिलाड़ी गया तो दूसरा ले आए, प्लेऑफ से ठीक पहले RCB की तंगड़ी चाल। अब खबरें विस्तार से। जॉन सीना को सबक सिखाने के लिए ऐसे वापसी कर सकते हैं रैंडी ऑर्टन। R-Truth की भी होंगी कुटाई। जॉन सीना, जिन्हें द अंडरट्यूब्स चैंपियन भी कहा जाता है, जल्द ही R-Truth से मुकाबला करेंगे। ये मुकाबला सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा। यह 24 मई को होने वाला है। कई लोगों को लग रहा है कि सीना आसानी से जीत जाएंगे। R-Truth 53 साल के हैं और WWE में उनका स्तर सीना से कम है, लेकिन एक संभावना है कि यह मैच सीना के लिए मुश्किल हो जाए अगर उनके पुराने दुश्मन रैंडी ऑर्टन वापस आते हैं तो सीना को परेशानी हो सकती है। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना बहुत समय से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। लगभग 2 दशकों से उनकी दुश्मनी WWE के फैंस के लिए एक खास पहचान बन गई है। रूथलेस एग्रेशन के दौर में उनकी लड़ाई बहुत मशहूर थी। हाल ही में दोनों रेसलर बैकलेस में आखिरी बार एक दूसरे से भिड़े थे। इस मैच में रैंडी ऑर्टन, जिन्हें द लास्ट रियल चैंपियनशिप भी कहा जाता है, उन्हें इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और जॉन सीना ने धोखे से जीत हासिल की थी। उसके बाद से रैंडी ऑर्टन कहीं दिखाई नहीं दिए गए। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वह सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वापस आ सकते हैं। वह सीना और टूथ के मैच में दखल दे सकते हैं। ऐसा करके वह सीना को सबक सिखाना चाहते हैं। एक संभावना यह है कि जब रेफरी नीचे गिर जाए तो रैंडी ऑर्टन आकर सीना को रोको मार दे। वह टूथ पर भी हमला कर सकते हैं क्योंकि टूथ की वजह से उन्हें बैकलेस में टाइटल नहीं मिला। हालांकि ये सब सिर्फ अटकलें हैं। अभी तक रैंडी ऑर्टन का नाम शो के लिए घोषित नहीं किया गया है। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना ने एक शानदार मुकाबला किया। दोनों ने एक दूसरे को अपने सबसे खतरनाक मूव्स मारे। मैच के कई बार रेफरी भी घायल हो गए थे। एक समय ऐसा आया जब रैंडी ऑर्टन सीना को किक मारने वाले थे, लेकिन टूथ ने उन्हें बचा लिया। इसके बदले में ऑर्टन ने टूथ को RKO मार दिया। इस वजह से सीना को मौका मिल गया। उन्होंने ऑर्टन को नीचे मारा और बेल्ट से मारकर जीत हासिल कर ली। यह 24 मई को होने वाला है। कई लोगों को लग रहा है कि सीना आसानी से जीत जाएंगे। R-Truth 53 साल के हैं और WWE में उनका स्तर सीना से कम है, लेकिन एक संभावना है कि यह मैच सीना के लिए मुश्किल हो जाए अगर उनके पुराने दुश्मन रैंडी ऑर्टन वापस आते हैं तो सीना को परेशानी हो सकती है। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना बहुत समय से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। लगभग 2 दशकों से उनकी दुश्मनी WWE के फैंस के लिए एक खास पहचान बन गई है। रूथलेस एग्रेशन के दौर में उनकी लड़ाई बहुत मशहूर थी। हाल ही में दोनों रेसलर बैकलेस में आखिरी बार एक दूसरे से भिड़े थे। इस मैच में रैंडी ऑर्टन, जिन्हें द लास्ट रियल चैंपियनशिप भी कहा जाता है, उन्हें इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और जॉन सीना ने धोखे से जीत हासिल की थी। उसके बाद से रैंडी ऑर्टन कहीं दिखाई नहीं दिए गए। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वह सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वापस आ सकते हैं। वह सीना और टूथ के मैच में दखल दे सकते हैं। ऐसा करके वह सीना को सबक सिखाना चाहते हैं। एक संभावना यह है कि जब रेफरी नीचे गिर जाए तो रैंडी ऑर्टन आकर सीना को रोको मार दे। वह टूथ पर भी हमला कर सकते हैं क्योंकि टूथ की वजह से उन्हें बैकलेस में टाइटल नहीं मिला। हालांकि ये सब सिर्फ अटकलें हैं। अभी तक रैंडी ऑर्टन का नाम शो के लिए घोषित नहीं किया गया है। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना ने एक शानदार मुकाबला किया। दोनों ने एक दूसरे को अपने सबसे खतरनाक मूव्स मारे। मैच के कई बार रेफरी भी घायल हो गए थे। एक समय ऐसा आया जब रैंडी ऑर्टन सीना को किक मारने वाले थे, लेकिन टूथ ने उन्हें बचा लिया। इसके बदले में ऑर्टन ने टूथ को RKO मार दिया। इस वजह से सीना को मौका मिल गया। उन्होंने ऑर्टन को नीचे मारा और बेल्ट से मारकर जीत हासिल कर ली। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए, अमेरिका में इजरायली राजनयिकों की हत्या पर बोला भारत। इजराइल ने कहा, धन्यवाद प्रिय मित्र। विदेशी मंत्री S जयशंकर ने वॉशिंगटन में इजरायली राजनयिकों की हत्या की सख्त निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।
एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, मैं वॉशिंगटन डीसी में इजराइल राजनयिकों की हत्या की कड़ी निंदा करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और सहयोगी के साथ हैं। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने विदेश मंत्री के पोस्ट पर जवाब दिया, धन्यवाद प्रिय मित्र। एक व्यक्ति पर वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। हिरासत में लिए जाने के दौरान वह फ्री फिलिस्तीन चिल्ला रहा था। संदिग्ध की पहचान शिकागो के 30 वर्षीय एलियास रोड्रिगेज के रूप में हुई है। उस पर बुधवार शाम को कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास गोली चलाने का आरोप है। पीड़ित एक पुरुष और एक महिला एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वे 4 लोगों के समूह में थे, तभी संदिग्ध कथित तौर पर उनके पास आया और गोली चलाना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन डीसी की पुलिस प्रमुख पामेला स्मिथ ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि संदिग्ध को हमले से पहले संग्रहालय के बाहर घूमते हुए देखा गया था। घटना के तुरंत बाद उसे कार्यक्रम सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। स्मिथ ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से कहा, हिरासत में रहने के दौरान संदिग्ध बार-बार फ्री 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 फिलिस्तीन चिल्ला रहा था। पीड़ितों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारी इस हत्याकांड के मकसद और चरमपंथी गतिविधि से किसी भी संभावित संबंध की जांच कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हत्याकांड पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, अमेरिका में नफरत और कट्टरवाद का कोई स्थान नहीं है। ट्रंप ने कहा कि यह घटना एंटीसेमिटिज्म पर आधारित थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, ये भयानक डीसी हत्या है जो स्पष्ट रूप से एंटीसेमिटिज्म पर आधारित है। अब हम समाप्त होनी चाहिए। अमेरिका में नफरत और कट्टरवाद का कोई स्थान नहीं है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में इजरायली राजनयिकों की हत्या की सख्त निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, मैं वॉशिंगटन डीसी में इजराइल राजनयिकों की हत्या की कड़ी निंदा करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और सहयोगी के साथ हैं। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने विदेश मंत्री के पोस्ट पर जवाब दिया, धन्यवाद प्रिय मित्र। एक व्यक्ति पर वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। हिरासत में लिए जाने के दौरान वह फ्री फिलिस्तीन चिल्ला रहा था। संदिग्ध की पहचान शिकागो के 30 वर्षीय एलियास रोड्रिगेज के रूप में हुई है। उस पर बुधवार शाम को कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास गोली चलाने का आरोप है। पीड़ित एक पुरुष और एक महिला एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वे 4 लोगों के समूह में थे, तभी संदिग्ध कथित तौर पर उनके पास आया और गोली चलाना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन डीसी की पुलिस प्रमुख पामेला स्मिथ ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि संदिग्ध को हमले से पहले संग्रहालय के बाहर घूमते हुए देखा गया था। घटना के तुरंत बाद उसे कार्यक्रम सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। स्मिथ ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से कहा, हिरासत में रहने के दौरान संदिग्ध बार-बार फ्री 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 फिलिस्तीन चिल्ला रहा था। पीड़ितों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारी इस हत्याकांड के मकसद और चरमपंथी गतिविधि से किसी भी संभावित संबंध की जांच कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हत्याकांड पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, अमेरिका में नफरत और कट्टरवाद का कोई स्थान नहीं है। ट्रंप ने कहा कि यह घटना एंटीसेमिटिज्म पर आधारित थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, ये भयानक डीसी हत्या है जो स्पष्ट रूप से एंटीसेमिटिज्म पर आधारित है। अब हम समाप्त होनी चाहिए। अमेरिका में नफरत और कट्टरवाद का कोई स्थान नहीं है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। एक खिलाड़ी गया तो दूसरा ले आए। प्लेऑफ से ठीक पहले आरसीबी की तगड़ी चाल। आईपीएल 2025 अब धीरे धीरे अपने प्लेऑफ चरण की ओर बढ़ रहा है। अभी लीग के 7 मैच बाकी है, लेकिन प्लेऑफ की 4 टीमें पक्की हो चुकी है। आरसीबी, गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम इस साल की टॉप 4 टीमें बन चुकी है। लेकिन इस प्लेऑफ से ठीक पहले आरसीबी की टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बृहस्पतिवार को इंग्लैंड के बल्लेबाज जैकब बेथल की जगह न्यूजीलैंड के टिम
स्पीयर्ट को शामिल किया है क्योंकि वह नेशनल ड्यूटीज के कारण आईपीएल प्लेऑफ के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा कि यह बदलाव 24 मई से प्रभावी होगा। न्यूजीलैंड के लिए 67 टी20 मैचों में 1540 रन बनाने वाले सीफर्ट इस पहले आईपीएल में केवल 3 मैच खेले हैं और आखिरी बार 2022 में टूर्नामेंट में शामिल हुए थे। वह 2 करोड़ रुपए में आरसीबी से जुड़ेंगे। बयान में कहा गया है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टीम सीफर्ट से करार किया है क्योंकि जैकब बैथेल 23 मई 2025 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी के लीग चरण में मैच के बाद नेशनल टीम में शामिल होने के लिए 24 मई 2025 को टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। बेतेल का आरसीबी के साथ आखिरी मैच शुक्रवार को होगा जब टीम सनराइज हैदराबाद से भिड़ेंगी। उनका अंतिम लीग मैच 27 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होगा। पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह बनाने वाली अन्य टीमें हैं। गुजरात टाइटंस का प्रतिनिधित्व करने वाले जोस बटलर भी प्लेऑफ में नहीं खेलेंगे क्योंकि वह इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में खेलेंगे। आईपीएल 2025 अब धीरे धीरे अपने प्लेऑफ चरण की ओर बढ़ रहा है। अभी लीग के 7 मैच बाकी है लेकिन प्लेऑफ की चारों टीमें पक्की हो चुकी है। आरसीबी, गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम इस साल की टॉप 4 टीमें बन चुकी है, लेकिन इस प्लेऑफ से ठीक पहले आरसीबी की टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बृहस्पतिवार को इंग्लैंड के बल्लेबाज जैकब बैथेल की जगह न्यूजीलैंड के टीम स्पीयर्ट को शामिल किया है क्योंकि वह नेशनल ड्यूटीज के कारण आईपीएल प्लेऑफ के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा कि यह बदलाव 24 मई से प्रभावी होगा। न्यूजीलैंड के लिए 67 टी20 मैचों में 1540 रन बनाने वाले सीफर्ट इस पहले आईपीएल में केवल 3 मैच खेले हैं और आखिरी बार 2022 में टूर्नामेंट में शामिल हुए थे। वह 2 करोड़ रुपए में आरसीबी से जुड़ेंगे। बयान में कहा गया है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टीम सीफर्ट से करार किया है क्योंकि जैकब बैथेल 23 मई 2025 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी के लीग चरण में मैच के बाद नेशनल टीम में शामिल होने के लिए 24 मई 2025 को टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। बेतेल का आरसीबी के साथ आखिरी मैच शुक्रवार को होगा जब टीम सनराइज हैदराबाद से भिड़ेंगी। उनका अंतिम लीग मैच 27 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होगा। पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह बनाने वाली अन्य टीमें हैं। गुजरात टाइटंस का प्रतिनिधित्व करने वाले जोस बटलर भी प्लेऑफ में नहीं खेलेंगे क्योंकि वह इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में खेलेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के न्यू नॉर्मल मायने, तो क्या इस वजह से मुनीर को पाकिस्तान में मिला प्रमोशन? पाकिस्तान ने अपने सेना प्रमुख असीम मुनीर को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया है, जिसे लेकर कई लोग हैरानी जता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान में 10 मई के बाद से देशभक्ति का माहौल बना हुआ है। 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया है। पाकिस्तान जानता है कि भारत के हाथों सैन्य हार होने से उसकी बदनामी होगी, इसलिए सेना और सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मुनीर को फील्ड मार्शल का पद देना भी इसी कोशिश का हिस्सा है। यह पद अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। यह युद्ध के समय असाधारण सेवा करने वाले को दिया जाता है। पाकिस्तान यह दिखावा करना चाहता है कि उसने भारत पर जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने भारत के पूर्व उच्चायुक्त जी पार्थ सारथी का कहना है कि मुनीर को पदोन्नति देना एक ऐसे सेना प्रमुख का विचार है जो भारत से नफरत करता है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ मुनीर का ऑपरेशन बुरी तरह विफल रहा। उन्होंने ये भी कहा, भारत पर हमला करने का यह पूरा मामला फिर से दिखाता है कि अन्य देशों में सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान में सेना का देश है। मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में फील्ड मार्शल बनने वाले दूसरे सेना प्रमुख हैं। उनसे पहले अयूब खान ने 1958 में सैन्य तख्तापलट के बाद खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया था। पाकिस्तान की सरकार ने बिना किसी विरोध के सेना प्रमुख को यह पद दे दिया। खान राष्ट्रपति बने थे, लेकिन मुनीर सेना प्रमुख के पद पर बने रहेंगे। भारत मुनीर को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार मानता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस हमले के पीड़ितों की धार्मिक पहचान और मुनीर के 16 अप्रैल के भाषण के बीच संबंध बताया था। मुनीर ने अपने भाषण में 2 राष्ट्र सिद्धांत और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच स्पष्ट
अंतर पर जोर दिया था। मुनीर को जिहादी जनरल कहा जाता है क्योंकि वे धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। भारत के प्रति उनकी नफरत उनके पूर्व प्रति जनरल परवेज मुशर्रफ की याद दिलाती है। मुशर्रफ ने 1999 में कहा था कि कश्मीर मुद्दे का समाधान होने के बाद भी पाकिस्तान भारत के साथ कम तीव्रता वाला संघर्ष जारी रखेगा। पाकिस्तान ने अपने सेना प्रमुख असीम मुनीर को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया है, जिसे लेकर कई लोग हैरानी जता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान में 10 मई के बाद से देशभक्ति का माहौल बना हुआ है। 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया है। पाकिस्तान जानता है कि भारत के हाथों सैन्य हार होने से उसकी बदनामी होगी, इसलिए सेना और सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मुनीर को फील्ड मार्शल का पद देना भी इसी कोशिश का हिस्सा है। यह पद अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। यह युद्ध के समय असाधारण सेवा करने वाले को दिया जाता है। पाकिस्तान यह दिखावा करना चाहता है कि उसने भारत पर जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने भारत के पूर्व उच्चायुक्त जी पार्थसारथी का कहना है कि मुनीर को पदोन्नति देना एक ऐसे सेना प्रमुख का विचार है जो भारत से नफरत करता है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ मुनीर का ऑपरेशन बुरी तरह विफल रहा। उन्होंने ये भी कहा, भारत पर हमला करने का यह पूरा मामला फिर से दिखाता है कि अन्य देशों में सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान में सेना का देश है। मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में फील्ड मार्शल बनने वाले दूसरे सेना प्रमुख हैं। उनसे पहले अयूब खान ने 1958 में सैन्य तख्तापलट के बाद खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया था। पाकिस्तान की सरकार ने बिना किसी विरोध के सेना प्रमुख को यह पद दे दिया। खान राष्ट्रपति बने थे, लेकिन मुनीर सेना प्रमुख के पद पर बने रहेंगे। भारत मुनीर को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार मानता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस हमले के पीड़ितों की धार्मिक पहचान और मुनीर के 16 अप्रैल के भाषण के बीच संबंध बताया था। मुनीर ने अपने भाषण में 2 राष्ट्र सिद्धांत और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच स्पष्ट अंतर पर जोर दिया था। मुनीर को जिहादी जनरल कहा जाता है क्योंकि वे धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। भारत के प्रति उनकी नफरत उनके पूर्व प्रति जनरल परवेज मुशर्रफ की याद दिलाती है। मुशर्रफ ने 1999 में कहा था कि कश्मीर मुद्दे का समाधान होने के बाद भी पाकिस्तान भारत के साथ कम तीव्रता वाला संघर्ष जारी रखेगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अंतरिक्ष की सैर के लिए हो जाए तैयार। 2027 में स्पेस जाएंगी मानव अंतरिक्ष उड़ान। इसरो चीफ ने बताया क्या है प्लान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2025 को भारत के लिए गगनयान वर्ष घोषित किया है। इसरो प्रमुख वी नारायण ने कहा कि अब तक 7,200 अंतरिक्ष मिशन पूरे हो चुके हैं और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 3,000 अन्य परीक्षण अभी भी लंबित है। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए वी नारायण ने कहा, यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और इसे हमने गगनयान वर्ष घोषित किया है। मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले हमने 3 मानव रहित मिशनों को योजनाएं बनाई गई और इस वर्ष पहला मानव रहित मिशन की योजना है। इसरो प्रमुख ने कहा, 6 जनवरी को हमने आदित्य L1 अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्र किए गए 1 साल के वैज्ञानिक डाटा को जारी किया था। आज सभी जानते हैं कि आदित्य L1 अपने आप में एक अनूठा सैटेलाइट है और भारत उन 4 देशों में से एक है जिसने सूर्य के अध्ययन के लिए सैटेलाइट स्थापित किया है। वी नारायण ने स्पेस डेक्स मिशन के पूरा होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि इस मिशन को पूरा करने के लिए 10 किलो ईंधन का प्रबंध किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में कई मिशनों को योजना बनाई गई है, जिसमें नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट भी शामिल है, जिसे भारत के अपने प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार स्पेसडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष के डॉकिंग को प्रदर्शित करने के लिए PSLV द्वारा लॉन्च किए गए 2 छोटे स्पेसशिप का उपयोग करता है। वी नारायण ने कहा कि इसरो द्वारा दिसंबर 2025 तक व्योममित्र नामक रोबोट के साथ पहला मानव रहित मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद 2 और मानव रहित मिशन होंगे। इसरो प्रमुख वी नारायण ने बताया कि इसरो ने साल 2027 की पहली तिमाही तक पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग हर महीने एक प्रक्षेपण निर्धारित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2025 को भारत के लिए गगनयान वर्ष घोषित किया है।
इसरो प्रमुख वी नारायण ने कहा कि अब तक 7,200 अंतरिक्ष मिशन पूरे हो चुके हैं और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 3,000 अन्य परीक्षण अभी भी लंबित है। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए वी नारायण ने कहा, यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और इसे हमने गगनयान वर्ष घोषित किया है। मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने से पहले हमने 3 मानव रहित मिशनों को योजनाएं बनाई गई और इस वर्ष पहला मानव रहित मिशन की योजना है। इसरो प्रमुख ने कहा, 6 जनवरी को हमने आदित्य L1 अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्र किए गए 1 साल के वैज्ञानिक डाटा को जारी किया था। आज सभी जानते हैं कि आदित्य L1 अपने आप में एक अनूठा सैटेलाइट है और भारत उन 4 देशों में से एक है जिसने सूर्य के अध्ययन के लिए सैटेलाइट स्थापित किया है। वी नारायण ने स्पेसडेक्स मिशन के पूरा होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि इस मिशन को पूरा करने के लिए 10 किलो ईंधन का प्रबंध किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में कई मिशनों को योजना बनाई गई है जिसमें नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट भी शामिल है जिसे भारत के अपने प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार स्पेसडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष के डॉकिंग को प्रदर्शित करने के लिए PSLV द्वारा लॉन्च किए गए 2 छोटे स्पेसशिप का उपयोग करता है। वी नारायण ने कहा कि इसरो द्वारा दिसंबर 2025 तक व्योममित्र नामक रोबोट के साथ पहला मानव रहित मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसके बाद 2 और मानव रहित मिशन होंगे। इसरो प्रमुख वी नारायण ने बताया कि इसरो ने साल 2027 की पहली तिमाही तक पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग हर महीने एक प्रक्षेपण निर्धारित है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर पार की लड़ाई, रामदास आठवले ने पोक को लेकर पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री सह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा है कि बिहार देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह गौतम बुद्ध की धरती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में काफी विकास हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा विशेष पैकेज भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद शांति का माहौल था। पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने आर्मी द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों को भेजकर पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या कराई। इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जो पूरी तरह सफल रहा। पाकिस्तान अगर अधिकृत कश्मीर POK पर अपना अधिकार नहीं छोड़ता है तो एक बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह पाकिस्तान से नहीं डरता है। केंद्रीय राज्य मंत्री गुरुवार को राजधानी पटना से सड़क मार्ग से मुंगेर जाने के क्रम में जिला अतिथि गृह में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रुपेश कुमार ने मंत्री का स्वागत बुके देकर किया। पूर्व तय कार्यक्रम के अनुसार मंत्री को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक करनी थी। इसके लिए DPO ICDM वंदना पांडे के साथ DCPO रूबी कुमारी मुक्ता, मोना सहित अन्य मौजूद थे, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री ने बैठक नहीं की। आठवले ने कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में NDA की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर उन्होंने कहा कि वे केंद्र में कैबिनेट मंत्री है, उन्हें अभी कुछ साल दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए। बिहार आना सही नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में राजद मजबूत विपक्ष है, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाफिज सईद के इशारों पर मायावती रूप धर रहा है इकबाल। यूपी में पकड़े गए ISI एजेंट से पूछताछ में खुलासा। मूल रूप से कैराना निवासी ISI का गुरगा इकबाल काना पाकिस्तान में बैठकर ISI के लिए युवाओं की फौज तैयार कर रहा है। 1996 में फरार इकबाल अब भारत आने की फिराक में है। आरोपी ने इकबाल सिद्दीकी के नाम से पाकिस्तानी ID बनवाई है। इससे जुड़ा एक पाकिस्तानी दस्तावेज नोमान के पास से बरामद हुआ, जिसके जरिए उसका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी थी। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैरानी निवासी नोमान को पानीपत से पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। कैराना निवासी इकबाल 1985 में पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से गठरी उद्योग से जुड़ा और जल्द अमीर बनने के लालच में नकली नोट, हथियार और सोने की तस्करी करने लगा। कई बार उसकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस पीछे लगी तो वह पाकिस्तान भाग गया। वहां उसने पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI से प्रशिक्षण लिया
और कुछ ही साल में आईएसआई का अहम गुर्गाम बन गया। हथियारों और नकली नोट की तस्करी में वांछित होने के कारण भारत नहीं लौटा। वह कैराना शामिल के साथ ही हरियाणा और दिल्ली में कई लोगों के संपर्क में है। यही कारण है कि आईएसआई आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के साथ ही आतंकी सरगना हाफिज सईद के कहने पर उसने भारत में आईएसआई के लिए लोग तलाशने शुरू किए। 2 साल में शामली से 2 और पानीपत से कैराना निवासी नोमान की गिरफ्तारी हुई। इनके मोबाइल फोन में इकबाल से बातचीत के साक्ष्य मिले। नोमान के घर से पाकिस्तान का एक दस्तावेज इकबाल सिद्दीकी नाम से है। नोमान से जब दस्तावेज के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया कि ये दस्तावेज इकबाल काना का है। उसने अब इकबाल काना से नाम बदलकर इकबाल सिद्दीकी रख लिया है। वह भारत आना चाहता है, नाम व पहचान बदलकर भारत में रहकर आईएसआई के लिए काम करना चाहता। मूल रूप से कैराना निवासी आईएसआई का गुर्गा इकबाल काना पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई के लिए युवाओं की फौज तैयार कर रहा है। 1996 में फरार इकबाल अब भारत आने की फिराक में है। आरोपी ने इकबाल सिद्दीकी के नाम से पाकिस्तानी आईडी बनवाई है। इससे जुड़ा एक पाकिस्तानी दस्तावेज नोमान के पास से बरामद हुआ, जिसके जरिए उसका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी थी। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैरानी निवासी नोमान को पानीपत से पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। कैराना निवासी इकबाल 1985 में पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से गठरी उद्योग से जुड़ा और जल्द अमीर बनने के लालच में नकली नोट, हथियार और सोने की तस्करी करने लगा। कई बार उसकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस पीछे लगी तो वह पाकिस्तान भाग गया। वहां उसने पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई से प्रशिक्षण लिया और कुछ ही साल में आईएसआई का अहम गुर्गाम बन गया। हथियारों और नकली नोट की तस्करी में वांछित होने के कारण भारत नहीं लौटा। वह कैराना शामिल के साथ ही हरियाणा और दिल्ली में कई लोगों के संपर्क में है। यही कारण है कि आईएसआई आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के साथ ही आतंकी सरगना हाफिज सईद के कहने पर उसने भारत में आईएसआई के लिए लोग तलाशने शुरू किए। 2 साल में शामली से 2 और पानीपत से कैराना निवासी नोमान की गिरफ्तारी हुई। इनके मोबाइल फोन में इकबाल से बातचीत के साक्ष्य मिले। नोमान के घर से पाकिस्तान का एक दस्तावेज इकबाल सिद्दीकी नाम से है। नोमान से जब दस्तावेज के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया कि ये दस्तावेज इकबाल काना का है। उसने अब इकबाल काना से नाम बदलकर इकबाल सिद्दीकी रख लिया है। वह भारत आना चाहता है, नाम व पहचान बदलकर भारत में रहकर आईएसआई के लिए काम करना चाहता है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।